सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलोवेरिन में विलोपन अभिक्रिया और धातुओं के साथ अभिक्रिया डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने हेलो एल्केन और हेलोवेरिन में जो भी विलोपन अभिक्रिया होती है उसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो देखो विलोपन अभिक्रिया होती क्या है, बहुत ही सिंपल सी है। विलोपन अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो विलोपन अभिक्रिया को आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये बीटा विलोपन भी लिखा हुआ है। इसको बीटा विलोपन इसलिए लिखा हुआ है कि जो बीटा कार्बन होता है वहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकल जाता है सब क्रिया में। ठीक है, तो इसको बीटा विलोपन भी बोलते हैं, या आप सिंपल इसको विहाइड्रो हेलोजनीकरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है विहाइड्रो हेलोजनीकरण। विहाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है कि वी मतलब निकलना किसका, हाइड्रो और हेलोजन का निकलना, हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना क्या होता है, विहाइड्रो हेलोजनीकरण। ठीक है, तो बीटा विलोपन रिएक्शन में होता क्या है कि हम किसी भी हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन जिसमें बीटा हाइड्रोजन हो, कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन हो। ठीक है, किसी भी ऐसे हेलो एल्केन जिसमें कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन हो, उसकी एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया कराते हैं जिससे एल्कीन बनता है। ठीक है, एल्कीन कैसे बनता है अभी दिख जाएगा आपको। तो याद रहे कि ऐसे हेलो एल्केन जिसमें कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन जरूर हो। ठीक है, वही हेलो एल्केन रिएक्शन करेंगे जिसमें कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन हो। उसको हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहलीय KOH विलयन के साथ गर्म करेंगे। ALC मतलब शॉर्ट में लिखा है एल्कोहली, तो जिससे क्या होगा, एल्कीन मिल जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विलोपन अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। सपोज हमारे पास कोई सा हेलो एल्केन है, ये वाला, ये देख सकते हो, ये हेलो एल्केन है। ये हेलो एल्केन है। ठीक, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है इस कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो जुड़ा कार्बन होता है वो होता है बीटा कार्बन। ठीक है, तो इसमें देखो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन में कितने हाइड्रोजन, 3 बीटा हाइड्रोजन है। इनकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, AlCKOH, एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। तो जिससे क्या बन जाता है, जिससे बन जाता है एल्कीन। कैसे, अल्फा जो कार्बन है इससे हेलोजन हटेगा, हेलोजन का विलोपन होगा, और जो बीटा कार्बन है उससे किसी भी एक हाइड्रोजन का विलोपन हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या बोलते हैं इसको, बीटा विलोपन। क्योंकि देखो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हट रहा है जिससे अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। प्लस KBr निकलता है एक, प्लस H2O निकलता है। ठीक है, ये K यहाँ से निकलता है, Br यहाँ से निकलता है, KBr, और यहाँ से OH और यहाँ से H, तो H2O निकलता है, तो एल्कीन बनता है विलोपन अभिक्रिया। तो ये है सिंपली विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें एक रूल आता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेटजेफ रूल। देखो सेटजेफ रूल क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। जैसे हम लोग एल्कीन में मार्कोनिकोव रूल पढ़ते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक नियम आता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेटजेफ नियम। ठीक है, ये सेटजेफ नियम कहाँ पर लगता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। सपोज करो हमारे पास हमारे पास कोई हेलो एल्केन है जिसमें 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन हो, जिसमें क्या हो, 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन हो, तो 2 टाइप की एल्कीन बनेंगी फिर। ठीक है, 2 टाइप की एल्कीन बनेंगी, और 2 टाइप की एल्कीन में से एक एल्कीन होती है मुख्य उत्पाद, एक होती है अल्प उत्पाद। ठीक है, और कौन सा मुख्य उत्पाद होगी कौन सा अल्प उत्पाद होगी वो ये सेटजेफ बताएगा। तो सपोज हमारे पास ये है, इसकी हमने रिएक्शन करा दी एल्कोहलीय KOH विलयन के साथ, गर्म कर दिया हमने इसको। तो अगर आप देखो इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है हेलोजन, हेलोजन से जुड़ा कार्बन ये भी बीटा है। ठीक है, ये भी बीटा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बीटा कार्बन। बीटा कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। इस बीटा कार्बन में देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो
हमारे पास जो ये वाले हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन, ये इन हाइड्रोजन से अलग हैं, क्योंकि ये जो CH3 है, ये CH3 के बगल में क्या है CH Br है, ठीक है। अब देखो इस CH2 के बगल में, CH2 के बगल में क्या है CH3, इधर क्या है CH Br है। तो ये जो 3 हाइड्रोजन है ये 2 हाइड्रोजन से अलग हैं। तो हमारे पास कितने टाइप के हाइड्रोजन हो गए, हमारे पास कुल कितने बीटा हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 बीटा हाइड्रोजन अलग टाइप के हो गए, 3 बीटा हाइड्रोजन अलग टाइप के हो गए, तो 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन हो गए, तो 2 टाइप की एल्कीन बनेंगे, ठीक है। एक होगी अल्प उत्पाद, एक होगी मुख्य उत्पाद। मुख्य उत्पाद कौन सी होगी, अभी सेटजप नियम के अनुसार पता चल जाएगा। तो देखो पहले क्या कर रहे हैं हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो बीटा कार्बन है ये, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ से निकालता हूँ सपोज, तो क्या बनेगा, तो उसको ऊपर लिखता हूँ, यहाँ से S निकला, तो यहाँ पर क्या बचा, फिर CH2 बचा, यहाँ पर बचा हमारा CH2, ठीक है। अल्फा बीटा के बीच में क्या बनता है आपको पता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, जैसे ऊपर बना था डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, फिर यहाँ से Br निकला, तो यहाँ क्या बचा CH, और यहाँ पर क्या हुआ CH2, और इधर CH2, इधर क्या होगा CH3। सेम यहाँ से भी, अब क्या करें, यहाँ से इस साइड से निकाल लें, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन तो इधर भी है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो ये वाले जो हाइड्रोजन है वैसे ही रह जाएंगे, तो ये CH3 रह जाएगा और ये CH रह जाएगा, तो क्या बनेगा CH3, उसके बाद CH, और इस अल्फा और इस बीटा के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो निकल गया, तो क्या बचा CH, और इधर क्या है CH3 वैसा ही रहेगा, तो यह CH3, ठीक है। तो देखो 2 एल्कीन बन गई। अब सेटजप क्या बोलता है कि वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, जिसमें C के साथ अधिक एल्किल समूह जुड़े हैं। अगर हम इस एल्कीन को देखें तो इसमें क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये है, इसके साथ सिर्फ एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एक एल्किल समूह, ठीक है, राइट साइड में। जबकि इस कार्बन के साथ अगर हम देखें, इस कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ देखें, तो 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये होती है मुख्य उत्पाद, मतलब ज़्यादा मात्रा में ये बनेगी, और ये बनेगी अल्प उत्पाद। तो यही है हमारा सेटजप नियम, क्या ये सेटजप नियम, ठीक है। तो यही है विलोपन अपक्रिया। और हम लोग देखते हैं कि धातुओं के साथ अपक्रिया इन हेलो एल्केन्स की कैसे होती है, उसके बाद हम लोग हेलो एरिन डिस्कस करेंगे। धातुओं के साथ अपक्रिया, धातुओं के साथ अपक्रिया। अब देखो धातुओं के साथ अपक्रिया क्या होता है कि कोई भी हेलो एल्केन, जैसे RX है, इसको हेलो एल्केन बोलेंगे, ये किसी भी धातु के साथ, सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या देते हैं, कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक देते हैं, जिसमें कार्बन और धातु के बीच में आबंध होगा यानी बंध होगा वाले यौगिक देते हैं। जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो RX ये क्या है, हेलो एल्केन, इसकी क्रिया कराए हमने मैग्नीशियम के साथ, ये धातु है, तो ये जो मैग्नीशियम वो क्या करता है, R और X के बीच में चले जाता है, तो क्या बन जाता है RMgX, ठीक है, RMgX, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। विक्टर ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम था, अपने नाम पर रख गए थे, ठीक है, उन्होंने 1900 में इसकी खोज की थी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, तो इसलिए इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। कैसे बना एक बार फिर देखते हैं। देखो अगर हम इसकी बात करें, R की जगह अगर हम CH3 ले लें और यहाँ पर हम लोग ले लें कोई सा Br, या इसकी जगह क्लोरीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो, ठीक है। इसकी अब क्या करा हम लोग मैग्नीशियम के साथ, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो जो मैग्नीशियम है यहाँ चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3MgBr। यहाँ पर देखो कार्बन और धातु के बीच में बंध है, तो इस टाइप के जो यौगिक बनते हैं, जब हेलो एल्केन धातु के साथ अपक्रिया करता है तो जो यौगिक बनते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कार्ब धात्विक यौगिक। इसका नाम क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इसको सिंपली ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोल सकते हैं क्योंकि RMgX, ठीक है। तो ये है हमारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक।
अब जो ग्रिग्नार्ड विकर्म की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या करता है, ग्रिग्नार्ड विकर्म क्या करता है, कहीं से भी अगर इसको अम्लीय हाइड्रोजन मिल गया, अम्लीय हाइड्रोजन मतलब जो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं अम्लीय हाइड्रोजन, तो उससे क्रिया करके ये ग्रिग्नार्ड विकर्म क्या करता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर देता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है CH3MgBr। सपोज करो ये है हमारा ग्रिग्नार्ड विक्रमक, इसमें हमने जल, थोड़ा सा जल की मात्रा डाल दी, ये है जल। तो यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन के साथ जो H है ये, या तो ये वाला H या तो ये वाला H, इसको बोलते हैं हम लोग अम्लीय H, क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड विक्रमक क्या एक खास बात क्या होती है, थोड़ा याद रखना। तो ये R वाला जो भाग होता है इसको, इस पर होता है डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि जो धातु है, धातु तो पता ही है आपको क्या होता है, उस पर पॉजिटिव होता है। धातु पर अगर पॉजिटिव होगा तो उसके बगल में क्या होगा, कार्बन पर नेगेटिव होगा। तो जो ये नेगेटिव वाला भाग है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये नाभिक रागी की तरह या क्षार की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये नेगेटिव वाला भाग है इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है, OH पर माइनस होता है। तो ये नेगेटिव वाला भाग जो CH3 वाला भाग है इससे क्रिया कर लेगा, तो जो H है वो यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा CH4 बन जाएगा, CH4। अब हमारे पास यहाँ OH बचा और यहाँ पर Mg और Br बचा, तो ये क्या बना, MgOH और यहाँ पर का Br। तो ये क्या बन गया, मेथेन। और मेथेन मतलब हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनता है। तो याद रखना, ग्रिग्नार्ड विकर्मक अगर किसी भी स्रोत से H+ के साथ क्रिया करेगा तो वो हमेशा हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है, चाहे ये हो चाहे CH3MgBr, चाहे एल्कोहल हो। हमारा एल्कोहल क्या होगा, CH3OH, ये एल्कोहल है। ठीक है, यहाँ पर भी इस पर होगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पर क्या होगा डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पर और इसमें क्या होगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, CH4 प्लस यहाँ क्या बचा फिर MgBr OCH3, MgBr OCH3। ठीक है, तो हमेशा क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन ही बनेगा। तो यह है धातुओं के साथ अभिक्रिया, यह है रासायनिक अभिक्रिया। हमारे पास जो इसके अंदर आती है कि सोडियम के साथ, मतलब हेलोअल्केन की जो सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है उससे क्या बनता है, और उसी अभिक्रिया को आपने पहले भी पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं वुर्ज अभिक्रिया। देखो वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, पढ़ेंगे हम लोग वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया, तो वुर्ज अभिक्रिया में क्या होगा कि जो हम हेलोअल्केन है, हेलोअल्केन की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं सोडियम के साथ, सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिससे क्या बनेगा, यहाँ भी हाइड्रोकार्बन ही बनता है, हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, अब ये कैसा हाइड्रोकार्बन बनेगा थोड़ा ध्यान देना। मान लिया हमारे पास हेलोअल्केन है जिसके हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, इसमें हमारे पास 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो जब अभिक्रिया करेगा 2 कार्बन वाला हेलोअल्केन सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो जो हाइड्रोकार्बन बनेगा उसमें जो कार्बन होंगे वो होंगे 4। ठीक है, जो भी हाइड्रोकार्बन बनेगा उसमें हेलोअल्केन की तुलना में दुगने कार्बन परमाणु होते हैं। अगर इसमें 4 होंगे तो वहाँ 8 बनेंगे, इसमें 3 होंगे तो वहाँ क्या बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हेलोअल्केन सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाता है और उस हाइड्रोकार्बन में हेलोअल्केन की तुलना में दुगने कार्बन परमाणु होते हैं, उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वुर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे इसको रिएक्शन करें तो CH3Br। ठीक है, माना हमने ये हेलोअल्केन लिया, इसमें कार्बन, इसकी अभिक्रिया कराई हमने सोडियम के साथ। इसके दोनों लेने पड़ते हैं, याद रखना। तो इसको मैं घुमा के उल्टा भी लिख सकता हूँ, Br CH3 प्लस Br CH3 और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 2NaBr बाहर निकल जाएगा और यहाँ से CH3 से CH3 जुड़ जाएगा। तो CH3 प्लस 2NaBr। तो इसमें 1 कार्बन है, याद हो कितने बन गए, 2 कार्बन बन गए। तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं वुर्ज अभिक्रिया। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है और कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है।